देखो बेटा, गुड मॉर्निंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो केमिस्ट्री में डिफाइन होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार और 1 atm प्रेशर पर होता है। तो बताना है कि ऐसे कितने सब्सटेंसेस हैं जो ये लिखे हुए हैं, इनका जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो 0 होगा। So the first compound is H2 gas, second is sodium amalgam, 1 molar concentration, and T2 gas, D2, H plus gas, H plus aqueous, 1 molar, P4 solid, red phosphorus, black phosphorus, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन्स, C60 फुलरीन्स होता है। सल्फर का रोम्बिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म एंड Al2O3। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसमें एक दो ऑप्शन बड़े प्यारे हैं। इसको सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। हाँ देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन तब 0 होता है, ध्यान से समझना, जब कोई ऐसा सब्सटेंस बनाना हो, जब कोई ऐसा सब्सटेंस बनाना हो जो नेचर में पाया जाता हो और वो मोस्ट स्टेबल हो। तो हाइड्रोजन नेचर में पाया जाता है H2 गैस के ही फॉर्म में, तो इसका तो डेफिनेटली 0 होगा, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखो, पता नहीं आपने सोडियम अमलगम क्यों बोला। किसी भी मिक्सचर का, किसी भी मिक्सचर का डेल्टा एच फॉर्मेशन तो 0 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सोडियम अमलगम आप बनाओगे कैसे, Na सॉलिड प्लस Hg लिक्विड से, उनको मिक्स करोगे, कुछ एनर्जी यूज होगा या रिलीज होगा। किसी भी मिक्सचर का डेल्टा एच फॉर्मेशन तो 0 आ ही नहीं सकता। तो अमलगम एक मिक्सचर है। सोडियम को अगर आप मरकरी में डालोगे, डिसॉल्व करोगे, तो वहां पे मेटल मेटल कुछ इंट्रैक्शंस होंगे, वहां पे कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मेटल मेटल बहुत शानदार बॉन्ड बनते हैं, ये सब घुल जाता है। तो अगर कोई किसी में घुल रहा है तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ओवरऑल ये बहुत मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम किसी सब्सटेंस में है तो वो तो डेफिनेटली उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 नहीं हो सकता है। सेम वी कैन सी फॉर Al2O3। Al2O3 सॉलिड जो आप बनाओगे, 1 मोल, देखो 1 मोल बनाना होता है तो 2 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड और 3/2 मोल्स O2 लोगे आप। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई मिक्सचर है, अगर कोई मिक्सचर है तो हमेशा उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉन जीरो होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो जरा D2 T2 की अगर हम बात करें, D2 और T2 की अगर बात करें हम, तो लोग सोचते हैं कि इनका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप है वो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन से अगर हम ट्राइटियम बनाएंगे तो डेफिनेटली डेल्टा एच नॉन जीरो होगा। बेटा ये बिल्कुल बकवास आइडिया है। ट्राइटियम आपको अगर बनाना है तो वो ट्राइटियम से ही बनेगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन में ये कहीं नहीं होता है मोस्ट स्टेबल आइसोटॉपिक फॉर्म, ये कहीं नहीं होता है, होता है मोस्ट स्टेबल अलाइट्रोपिक फॉर्म। तो अगर आपको ट्राइटियम बनाना है तो वो ट्राइटियम से ही बनेगा, और ट्राइटियम का गैसियस फॉर्म ही रहता है। ड्यूटेरियम का भी इतना लाइट पार्टिकल है कि इन दोनों का भी गैस ही होता है। तो ट्राइटियम हमेशा ट्राइटियम से बनेगा, ड्यूटेरियम हमेशा ड्यूटेरियम से बनेगा, हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन से बनेगा। तो डेफिनेटली इन दोनों का 0। कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि सर ट्राइटियम तो रेडियो एक्टिव है। अरे भाई रेडियो एक्टिव है तो उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन ही तो बताना है, तो वो बनेगा तो ट्राइटियम से ही। ऐसा थोड़ी होगा कि न्यूक्लियस चेंज हो जाए। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव बनाने के लिए आप नॉर्मल एलिमेंट ले लोगे, हाइड्रोजन से ट्राइटियम कैसे बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में पहली बार देखते हैं, तो वो ले लेते हैं मोस्ट स्टेबल आइसोटॉपिक फॉर्म। बेटा मोस्ट स्टेबल आइसोटॉपिक फॉर्म का कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। ट्राइटियम होगा ट्राइटियम से बनेगा, ड्यूटेरियम होगा ड्यूटेरियम से बनेगा, हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन से बनेगा। तो डेफिनेटली ये दोनों गैस हैं, गैस फॉर्म में ही ये पाया जाता है।
डेफिनेटली इनका जीरो होगा। H+ गैस बनाना आइडिया बिल्कुल बेकार है। आप बॉन्ड तोड़ोगे फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका जीरो क्यों होगा? हाँ, अब देखो जरा, H+ एक्वस 1 मोलल, मोलल बोल रहा हूं मैं, मोलल। होता क्या है, आयंस की केमिस्ट्री में साइंटिस्ट लोगों ने मिलके इस बात को डिफाइन कर दिया कि अपन इस आयन का डेल्टा H फॉर्मेशन जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो। देखो ये जीरो नहीं आता है, आपको भी मालूम है। अगर आप H+ बनाओगे तो हाफ H2 विल फॉर्म 1H+, हाफ H2 गैस विल प्रोड्यूस 1H+, और उसके बाद उसको पानी में डालोगे डेफिनेटली कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बहुत तगड़ा सॉल्वेशन होगा यहाँ। बट एज अ रेफरेंस इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में जीरो मान लिया गया है, सो दैट हम आगे वाले आयंस का डेल्टा H फॉर्मेशन बता सके। तो याद रखना, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर मोलल और मोलर दोनों दिए हो देन वी विल गो विद मोलल। मोलल डिफाइंड है, 1 मोलल इज द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर H+। ठीक है, तो इसको आर्बिट्ररी मान लिया है, ये एक्चुअली में जीरो नहीं होगा, बट जैसा साइंटिस्ट ने मान लिया है वो हम भी मानेंगे। तो ये याद रखना, H+ एक्वस 1 मोलल का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो जीरो होता है। अब देखो बेटा एक और बात, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। देखो P4 होता है व्हाइट फॉस्फोरस, P4 होता है व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म होता है P4 का, और ब्लैक फॉस्फोरस भी काफी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब सुनो जरा ध्यान से, साइंटिस्ट लोगों ने व्हाइट को बोल दिया है जीरो। कैसे बोला उन लोग ने? देखो, जबकि अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि व्हाइट, रेड और ब्लैक, इन तीनों अलाइट्रोपिक फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, तो होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर भी असाइन कर दिया है P4 का जीरो। तो जो साइंटिस्ट ने असाइन कर दिया है वो हम भी मानेंगे। और जब अगर इसका जीरो है, इसका फॉर्मेशन जीरो है, मतलब इसको इसी से बनाना है, व्हाइट व्हाइट से बनेगा, और रेड भी व्हाइट से बनाओगे और ब्लैक भी व्हाइट से बनाओगे, मतलब आपको तो डेफिनेटली फिर इन दोनों का तो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि मोस्ट स्टेबल अलाइट्रॉप अगर आप बोलो लेना है तब तो ये बात गलत हो गई। तो एक्चुअली में मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग जो अलाइट्रोपिक फॉर्म होगा उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे जीरो से। तो उस जमाने में जो फॉस्फोरस पाया जाता था वो P4 ही है, और थोड़े दिनों बाद फिर रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस आर्टिफिशियली बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक गड़बड़ है यहाँ पे गड़बड़ आप कर सकते थे एग्जाम में। दो क्वेश्चन सिमिलर आ सकते थे कि इनमें बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, डेफिनेटली उसका आंसर ब्लैक फॉस्फोरस होगा। और अगर ये पूछा जाए किसका डेल्टा H फॉर्मेशन जीरो है, तो डेफिनेटली व्हाइट का होगा, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन कर दिया है। और ग्रेफाइट, कार्बन के लिए जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो डेफिनेटली फिर डायमंड भी हम ग्रेफाइट से बनाएंगे, फुलरीन भी हम ग्रेफाइट से ही बनाएंगे। तो ग्रेफाइट का आपका क्या होता है, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल अलाइट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बात याद रखनी है। और अब पूछा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डेफिनेटली रोम्बिक इज मोर स्टेबल। हाँ, और रोम्बिक अगर बनाएंगे तो फिर मोनोक्लिनिक फॉर्म उसका दूसरा अलाइट्रोपिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर में आएगा रोम्बिक, कार्बन में आएगा ग्रेफाइट, फॉस्फोरस में आएगा P4 व्हाइट, एंड H+ में आएगा H+ एक्वस 1 मोलल, और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये तो तीनों होंगे। और अमलगम एंड Al2O3, ये बकवास आइडिया है। मिक्सचर का कभी भी डेल्टा H फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, जो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, उसमें एक आयोडीन का मतलब जो रिएक्शंस मैंने लिखी है वो I2O5 के बारे में है। और I2O5 के बारे में याद रखना,
वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। आयोडीन +5 में है, तो एक्चुअली में उतना ज्यादा स्टेबल तो नहीं होता है। I2O5 उतना ज्यादा स्टेबल तो नहीं होगा, बिकॉज हेलोजन +5 में है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लिखना है, I2O5 को अगर आप हीट करोगे, अच्छा I2O5 अगर आप देखोगे तो I2O5 जो होता है ना, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है, अगर आप I2O5 देखोगे तो व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। और इसको अगर पानी में मिला दोगे, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, +I है, +5 है, तो क्या बन जाएगा, HiO3। और ये बेटा बहुत ही सुंदर, जैसे पानी दिखता है ना वैसे ही वाटर सॉल्युबल कलरलेस सॉल्यूशन देता है, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर I2O5 को पानी डाल के उसको हिला दोगे थोड़ा, तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है और +5 का ऑक्सी एसिड देता है। ठीक है, अब देखो जरा, एक्चुअली में आयोडीन होके अगर कोई कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है ना, तो बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है, देखो होता क्या है, I2O5 को अगर आप गर्म करोगे तो पता क्या होगा, वॉयलेट कलर की वेपर्स निकल। तो वॉयलेट कलर की वेपर का मतलब क्या है, I2+5Y2O2 गैस। देखो वॉयलेट कलर की वेपर भी निकल रही है, प्लस ऑक्सीजन भी निकल रही है। उसके बाद देखो I2O5+CO, और I2O5 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये तो आप समझते ही हो, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और I2O5 अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट को वो ऑक्सीडाइज कर देगा और वो खुद रिड्यूस हो जाएगा I2। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो CO किस में जाएगा, CO2 में। तो I2O5 क्या हो जाएगा, I2। Mg+HiO3 ये बाद में देखेंगे, पहले Mg किस में जाएगा, MgO में। और I2O5 I2 में। Al किस में जाएगा, Al2O3 में। प्लस ये किस में जाएगा, I2 में। ये किस में जाएगा, SO2 में। याद रखना, सल्फर का ऑक्सीडेशन SO2 तक होता है, और SO2 से SO3 तब बनता है जब कैटलिस्ट प्रेजेंट। तो इन ऑर्डिनरी केसेस सल्फर का ऑक्सीडेशन सिर्फ SO2 तक कराता है। अब शुगर में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन लेके वो क्या बना लेगा, CO2+H2O, प्लस ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, I2 में। अब एक बात यहाँ याद रखना, यहाँ पे देखो मेटल है, यहाँ पे क्या है बेटा, मेटल है, तो मेटल आयन बनेगा। Mg2+ आयन अगर बनेगा, तो काउंटर आयन क्या है, MgNO3 होल ट्वाइस, MgIO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम आयोडाइड। बिकॉज अगर Mg2+ बनेगा तो उसको एनाइन भी तो काउंटर बैलेंस करेगा। उसके बाद बेटा इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन तो बनना ही है। दिस इज द क्लासिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, एसिड को H2 में बदल देगा। लेकिन बेटा साथ में इस रिएक्शन की अगर आप हीटिंग देखोगे, मतलब जब मैग्नीशियम, समझो ध्यान से समझो जरा, ये दोनों में क्यों इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो ध्यान से समझो। मैग्नीशियम में अगर I2O5 में आपने पानी डाला और हिला दिया, तो HiO3 बन गया, कलरलेस सॉल्यूशन है। फिर आप मैग्नीशियम का अगर टुकड़ा डालोगे, तो क्या होता है कि एक गैस तो निकलती हुई नजर आती है, लेकिन वॉयलेट कलर की वेपर भी निकलती हुई नजर आती है। और अगर वॉयलेट कलर की वेपर निकल रही है, इट मींस कि वहां पे आयोडीन है। तो अब देखो इसमें क्या खास बात है, यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस कौन कौन हो रहा है, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। याद रखना, ऐसा बहुत रेयर होता है कि देखो दो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं, यहाँ पे दो लोग रिड्यूस हो सकते थे, आयोडेट आयन एंड H+ आयन। यहाँ पे दोनों रिड्यूस होते हैं। अदरवाइज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज होगा, ये सुन। जबकि ये बात याद रखना, इसकी एक्चुअल अगर आप हीटिंग देखोगे, I2O5 में अगर आपने पानी डाला, उसको हिलाया और मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला, तो एक तो कलरलेस गैस निकलती हुई नजर आती है, प्लस व्हाइट फ्यूम, इसकी कलरलेस गैस निकलता है, डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन है। प्लस क्या होता है, एक अलग लेयर और अलग तरीके से, अलग वोलेटाइल नेचर की टेंडेंसी से उसमें वॉयलेट कलर के फ्यूम भी निकलते हुए नजर आते हैं। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ध्यान से देखो।
आपको मालूम होगा जो अपने व्हीकल्स होते हैं, स्कूटर वगैरह, कार वगैरह, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन करना होता है कि आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितना है। तो वहां पे हम I2O5 डाल के कर सकते हैं। कैसे? मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड है जिसको हम क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट को। तो ये जेई मेन में, जेई एडवांस में डायरेक्ट रिएक्शन आ सकता है, which reaction is responsible for the quantitatively measurement of carbon monoxide। तो ये आपका आंसर होगा। और याद रखना एक बात और बेटा, जहां जहां पर आयोडीन निकल रहा है, जहां जहां पर आयोडीन निकल रहा है, व्हाइट फ्यूम्स इतने खतरनाक, सॉरी वायलेट कलर के फ्यूम्स इतने खतरनाक तरीके से निकलते हैं। देखो एक्चुअली में इन रियलिटी क्या है, ये व्हाइट 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 है, ठीक है, सब व्हाइट है इनिशियली। और जब भी इन 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, आप अगर रिएक्शन कराओगे, इनफैक्ट इसमें एक रिएक्शन और होती है N2H4 के साथ। N2H4 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अगर आप I2O5 मिलाओगे तो वहां पे मैं बता रहा हूँ विस्फोट हो जाता है। मतलब इतना भयंकर, इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। और N2H4 तो ये N2 में बदल देता है, खुद I2 में चला जाता है और बैलेंसिंग के लिए वहां पे पानी आ जाएगा। तो याद रखना, अगर कोई शानदार रिड्यूसिंग एजेंट लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, शुगर के साथ भी ये रिएक्शन होता है। जस्ट शुगर का टुकड़ा I2O5 में डालो और हल्का सा चिंगारी दे दो तो वहां पे वॉयलेट कलर का विस्फोट होता है। वॉयलेट कलर की फ्यूम्स ऊपर नजर आती हैं, ठीक है, बिकॉज शुगर में जो कार्बन होता है वो CO2 में चला जाएगा, जो हाइड्रोजन होता है वो H2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आप इसी से समझो, शुगर जैसे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो ये कितना जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। इसमें एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट और क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, तो बहुत बढ़िया होता है। होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है समझो, I2O5 में कार्बन मोनोऑक्साइड हम पास करते हैं, उसके बाद एक वॉयलेट कलर का क्रिस्टल बन जाता है ठंडे करने पे। तो उसका हम वेट मेजर कर लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है, वॉयलेट कलर है तो डेफिनेटली I2 होगा। वेट उस प्रेसिपिटेट को मेजर कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पता है, एन फैक्टर पता है आपको, आप इक्विवेलेंस निकाल लोगे, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड के इक्विवेलेंस आ जाएंगे, उससे उसका वेट आ जाएगा। तो आप करने को तो कैसे भी कर सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो जो मार्केट में यूज करते हैं वो ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वी विल गो विद दिस रिएक्शन। एंड इसमें जो सबसे आप बोलो जो सबसे अजीब रिएक्शन है, दैट इज मैग्नीशियम का HiO3 के साथ। यहाँ पे दोनों लोग रिड्यूस हो रहे हैं। मैग्नीशियम इतना जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल वगैरह को छोड़ के वो दोनों को रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। तो ये था I2O5 के बारे में। इसमें अगर कोई हाँ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखो एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली में एक सिंगल लाइन में सॉल्व होगा, तो एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ। देखो इन एक्व सॉल्यूशन एक HA है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ है और उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻10 है। HB है जिसका 10⁻⁻5 है कॉन्सेंट्रेशन और उसका K 10⁻⁻9 है। तो बेसिकली इट इज एंड HA and HB are weak monobasic acids, ठीक है, और इनका एक्व सॉल्यूशन है जिसमें ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इफ H+ total is equal to √x into 10⁻⁻7 molar, then what will be the approximate value of x, है ना, और आपको x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन क्या है, इन एक्व सॉल्यूशन HI, जो HA है एक वीक एसिड है HA,
जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁴ मोलर और उसका के है 10⁻⁻10। दूसरा एसिड उसी में पड़ा हुआ है, मिक्सचर में ही है, कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁵ और उसका के है 10⁻⁻⁹। एच और एच बी दोनों वीक मोनोबेसिक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। अगर उस सॉल्यूशन का जो टोटल पीएच H प्लस है वो मिला √x इंटू 10⁻⁻7, देन व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ x? इंटीजर, जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करो। देखो सुनो बेटा, एक बात ध्यान से समझना जरा। देखो अगर अगर वीक एसिड है तो H3O प्लस टोटल जो आता है, अगर 2 वीक एसिड है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, कितने भी वीक एसिड है, कितने भी वीक एसिड है तो क्या होता है C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2 रूट के अंदर प्लस C3 इंटू K3। जितने भी एसिड है सबका C इंटू के आप ऐड कर दिया करो रूट के अंदर, वो आपका टोटल H प्लस होगा। अब बताओ बेटा, यहाँ पे रियलिटी कितने एसिड है बताओ? यहाँ पे एक्चुअली में देखने में 2 एसिड है, बट तीसरा एसिड पानी भी है। ये आप सब मानते हो या नहीं? तीसरा एसिड यहाँ पे पानी भी है। तो इस प्रॉब्लम में क्या किसी भी प्रॉब्लम में, अच्छा इसमें बेटा एक और कंडीशन होती है, सुनो। ये फॉर्मूला तब आता है व्हेन C1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 एंड C2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। मतलब एक एसिड का C के से बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा मतलब 100 टाइम्स से ज्यादा होगा, है ना? मतलब एक 5, अगर एक नंबर है उसका अगर 95% होगा, 100% होगा तो फिर बड़ा हो जाएगा। बेसिकली 2 पावर का अंतर होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है कि सबका इंडिविजुअल सी सबके के से बड़ा होना चाहिए। तो बताओ जरा यहाँ है क्या ऐसा? यस, इसका सी है 10⁻⁻⁴, इसका के है 10⁻⁻10। ये डेफिनेटली बड़ा है, बहुत बड़ा है। और 10⁻⁻5 और 10⁻⁻9, अगेन इसका सी भी इसके के से बहुत बड़ा है। मतलब वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। बट यहाँ पे बेटा इन 2 एसिड के साथ साथ एक एसिड पानी भी तो है, तो एक्चुअली में ऐसे करना पड़ेगा। तो सो द फॉर्मूला विल बिकम दिस दिस इज फॉर वाटर, दिस इज फॉर Hb एंड दिस इज फॉर Ha। क्लियर बेटा इतनी बार? बेटा यहाँ तक समझ आएगा? बिकॉज पानी भी तो वीक एसिड है, उसका नेग्लेक्ट होना होगा, हो जाएगा, अभी देख लेंगे। क्लियर है? अब बताओ इसका C इंटू के क्या है? 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻5 इंटू 10⁻�9 प्लस आपको पता होगा C इंटू के ए ऑफ वाटर इज इक्वल टू KW। नहीं तो मालूम होगा C इंटू के ए ऑफ वाटर, के होता क्या था KW/C, तो ये आ गया KW। तो दिस इज ऑल्सो 10⁻⁻40 -40 ये आ जाएगा √3 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? अभी देखो मैं अगर ऐसा क्वेश्चन देता ना, ध्यान से देखो, ये 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻8, तब भी आपका आंसर यही आता है, फिर वो गड़बड़ होता है। तो बात समझ आ रही है क्या सर? हाँ? वो एक बार वो कंसंट्रेशन और के वो बड़ा क्यों होना चाहिए, वो एक बार बताओ ना। ये तुम्हारा आंसर 3 आया था ना इसका? हाँ तुम्हारा 3 कैसे आया था? सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था वो। कौन सा वाला? √K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस KW। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये क्यों कंडीशन होनी चाहिए ऐसा? हाँ अच्छा ये बात कितने लोग को आता है? हैंड रेज करो जो मैंने ये बोला है।
बताओ जरा आदित्य कैसे। हाँ सर, तो आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम के समय आप एक चार्ज बैलेंस का इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ तो उससे आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू A माइनस प्लस B माइनस प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आएगा। हाँ फिर आप A माइनस कॉन्सेंट्रेशन को Ka1 और HA ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम के टर्म में लिख सकते हो। हम्म और फिर उससे क्या आता है आपको, जो HA फॉर्मूला में डालोगे वो आइडियली इक्विलिब्रियम के समय कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो डालना चाहिए आपको। बट अगर एसिड का, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बहुत हाई है तो आप वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निग्लेक्ट कर सकते हो और फिर आप डायरेक्टली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। देखो एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों वीक एसिड है। ये C1 है, ये C2 है। ये तो पानी एक्सेस में होता है, इनिशियली ये जीरो ले लें। इनका इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा तो ये होगा C1 माइनस C1 अल्फा। दिस विल फॉर्म C1 अल्फा, दिस विल फॉर्म C1 अल्फा। C2 माइनस C2 अल्फा, C2 अल्फा, C2 अल्फा। इतना क्लियर। अब अगर आप देखोगे तो टोटल जो H प्लस है वो हो जाएगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अभी सिर्फ दो ही एसिड है, ठीक है, वाटर वगैरह नहीं है, मतलब वाटर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं। एक बार फॉर्मूला सेट हो जाएगा तो फिर वो भी ऐड कर, यहाँ क्या आ जाएगा C1 अल्फा। क्लियर है। अब इसका K क्या लिख सकता हूँ, K1। इसका मैंने K1 माना, कॉन्सेंट्रेशन C1, और इसका K2। तो ये आ जाएगा C1 अल्फा। अल्फा भी सेम नहीं होगा यार, अल्फा भी तो अलग होगा। इसका अल्फा 1 मान लेते हैं, इसका अल्फा 2। तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई C1 1 माइनस अल्फा 1। K2 क्या आएगा, C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई C2 1 माइनस अल्फा 2। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अब देखो जरा, देखो जरा ध्यान से। एक्चुअली में कोई अगर वीक एसिड होता है, समझ लेना ध्यान से ये बात, अगर कोई वीक एसिड होता है तो इट विल प्रोड्यूस H3O प्लस प्लस A माइनस। T is equal to 0, C excess 0 0। T is equal to T equilibrium C minus C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। अब जो आपका K होगा वो होता C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। सो वी कैन राइट इट C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो K बाई जो C आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। और सुनो, अभी मैं वाटर को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। वाटर अगर कंसीडर करना होगा तो अलग गेम हो जाए। अब देखो जरा ध्यान से, इफ Ka इज वेरी वेरी ग्रेटर देन C, अगर K बहुत बड़ा नंबर है C से, तो बेटा ये जो नंबर होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। बोलो। अब ये नंबर अगर बहुत बड़ा है, K बाई C, वेरी बिग नंबर,
अगर के बाई सी वेरी बिग नंबर है तो अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा को वेरी बिग होना पड़ेगा। अब ये कब बड़ा होगा, या तो अल्फा स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाए या 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा हो जाए। बेटा अल्फा स्क्वायर कैन नॉट बी वेरी बिग बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फा वेरी स्मॉल होना चाहिए। अब आप कितना स्मॉल मान सकते हो, मैक्सिमम 0। तो अल्फा विल टेंड टू 1। तो होता क्या है बेटा, अगर के आपका बहुत बड़ा है वीक एसिड में, अगर के आपका बहुत बड़ा है, के अगर बहुत बड़ा है तो वीक एसिड will behave like strong acid। क्लियर है ये बात? तो यहां तक कोई तकलीफ किसी को? उसके बाद अगर C बहुत बड़ा है के से, अगर C बहुत बड़ा है के से, तो दिस नंबर विल बी वेरी स्मॉल। के बाई सी वेरी स्मॉल नंबर, बोलो बेटा। और के बाई सी बहुत स्मॉल होगा तो अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा भी वेरी स्मॉल आएगा। और अगर ये बहुत स्मॉल है तो या तो अल्फा स्क्वायर बहुत स्मॉल हो या फिर 1 माइनस अल्फा बहुत बड़ा हो। नाउ अगेन 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी वेरी बिग। तो अब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर वेरी स्मॉल। तो अल्फा स्क्वायर वेरी स्मॉल अगर होगा तो अल्फा विल टेंड टू 0। तो अगर अल्फा 0 को टेंड करेगा तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, के बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और H प्लस कितना है, C इंटू अल्फा। तो दिस विल बिकम C इंटू के। बेटा समझ आया? बेटा समझ आया? और अगर, अब सुनो ध्यान से, हाँ सर। अगर के एंड सी कंपेरेबल है, अगर के एंड सी कंपेरेबल है तो हमें दोनों, ये हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड अल्फा, और उसके बाद फिर H प्लस लिखो C इंटू अल्फा। तो बेटा होता क्या है, अब बताओ ये नंबर आप बहुत बड़ा कैसे मानोगे? ये समझना, आयनिक इक्विलिब्रियम में 100 प्लस माइनस 5 को हम 100 लिख सकते हैं, मतलब वी कैन अप्रोक्सीमेट अप टू 5%। हमेशा याद रखना, 100 प्लस 5 को मैं 100 लिख सकता हूँ, 100 माइनस 5 को मैं 100 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये नंबर बड़ा कब कहलाता है, जब एक नंबर का आप बड़े वाले नंबर का 5% निकालो, उससे भी छोटा अगर दूसरा नंबर आ जाए तो डेफिनेटली हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, वीक एसिड में बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब निगलेक्ट हुआ? वीक एसिड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब निगलेक्ट हुआ? व्हेन C इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K। ये बात समझ गए बेटा सब लोग? बोलो। हाँ सर। अब देखो जरा यहाँ, अब अगर C1 is very very greater than K1 and C2 is very very greater than K2, so what we can say, alpha 1 will tend to 0 and from here alpha 2 will tend to 0। क्लियर है? और अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन में कभी वैसी जगह आप अप्रोक्सीमेशन मत कर देना जिससे पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। तो देखो जरा, what we can write here, K1 is equal to, this is basically H3O plus, yes or no, and this is C1 alpha 1 divided by this will become C1, और K2 क्या हो जाएगा, this is H3O plus into C2 alpha 2 divided by this will become C2। अब क्या आ जाएगा देखो, C1 K1 is equal to H3O plus into C1 alpha 1, C2 into K2 will be equal to H3O plus into C2 alpha 2। दोनों को ऐड कर दो तो C1 K1 plus C2 K2 will become H3O plus कॉमन आ जाएगा, this will become C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, so this will become H3O plus। तो आपका जो H3O plus है वो कितना आ जाएगा, रूट C1 K1 plus C2 K2। ठीक है, और अगर मान लो इनफाइनाइट एसिड है तो इस तरीके से आप ऐड कर दो। होपफुली ये आपको समझ आ गया। और अगर आपको पानी को कंसीडर करना है, पानी को अगर कंसीडर करना है तो वाटर इज ऑल्सो अ वीक एसिड होता है, और इसका जो K होता है वो होता है KW डिवाइडेड बाई C। तो
Ka into C will be Kw. So in reality अगर आपको टोटल H प्लस लिखना है कभी भी, और अब देखो पानी का C कितना होता है 55.55 है ना, और K कितना होता है 10 to the power -16, तो इसके लिए तो हमेशा ही वैलिड है। तो क्या कर सकते हो आप, समेशन ऑफ C into K ऑफ ऑल, है ना, I is equal to 1 to n प्लस Kw। ये बेटा ऐसा फॉर्मूला है जो हमेशा वैलिड होगा, और लेकिन इसमें ये याद रखना जितने भी C आप लोगे उनका K C बहुत ज्यादा होना चाहिए K से। अभी मैं अगर क्वेश्चन आपको ऐसा देता तो मोस्टली लोग गलत कर देते जिनको ये फॉर्मूला याद है। बेटा ये बात समझ आई क्या? ये पूरा डिस्कशन समझ आया? यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा और सुनो, मैंने आपको एक दिन 6 क्वेश्चन दिए थे, याद है? 6 क्वेश्चन दिए थे, उसमें अब चेक करना। एक्चुअली में देखो एक और थॉट मैं आपको बता देता हूँ। द होल आयनिक इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन दिस थिंग, होल आयनिक इक्विलिब्रियम। आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ लो वीक एसिड का, सॉल्ट का या बफर का, the whole ionic equilibrium of these 3 sections are based on this equation only, because देखो ये वीक एसिड है, एसिड है तो हमने K लिख दिया। अब अगर यहाँ बेस होता तो Kb लिख देते, और Kb लिखते तो हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब सुनो, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग के हैं तब तो कुछ नहीं होना है, बट अगर एक भी वीक का कंपोनेंट है, जैसे मान लो अगर मैंने उस दिन दिया था आपको Na सॉल्ट दिया था, समझना बेटा ध्यान से, एक सिंगल लाइन में पूरा गेम होना है। तो ये क्या फर्नेस करेगा, Na प्लस प्लस A माइनस। अब A माइनस किसका कॉन्जुगेट है, Ha का, तो ये किसका काम करेगा बेटा, बेस का। और ये कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। और इसका Kb क्या होगा, Kw डिवाइडेड बाई Ka ऑफ Ha। बोलो बेटा। तो अब आप A माइनस अगर सॉल्यूशन में है तो आप A माइनस वीक बेस ही तो है, तो वीक बेस वाली इक्वेशन लगा दो। अगर मान लो रिवर्स दिया हुआ है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से अपन अगर प्रोसीड करेंगे ना, इट्स ऑल अबाउट वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ C, और 3 केस बन सकते हैं। मैंने आपको एक्चुअली में क्या दिया था, 3 जो सॉल्ट दिए थे उनमें 3 A माइनस थे, 3 क्वेश्चन थे। अब आप चेक करना, इससे आपका बिना पेन टच करे सॉल्व हो जाएगा। ये आई गेस, एक काम करो, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ना, एक बार आप वो ओपन करो, एक बार क्वेश्चन ओपन करो, मैं बिना पेन टच करे आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, 10 टू दी पावर -4 मोलर Ha, और K दिया हुआ था, Ka ऑफ Ha था 10 टू दी पावर -4। तो वीक एसिड है और उसका K इक्वल है, तो C एंड K कंपेरेबल है, तो K बाई C विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 दैट इज 1। तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा आता है 0.59। तो बताओ H प्लस कितना हो जाएगा, H3O प्लस विल बी C इनटू अल्फा, तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 इंटू 0.6 अप्रोक्सीमेट कर दिया था मैंने जो आपको आंसर भेजे थे। तो H3O प्लस विल बी 6 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो जो pH आएगा वो आएगा 5 माइनस log 6 के आसपास, और log 6 होता है कितना 0.47 प्लस 0.3, सो दिस विल बिकम 4.23 के आसपास। तो हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 10 टू दी पावर -2 मोलर Ha, और K कितना है 10 to the power -6। Now C is very very greater than K,
नाउ व्हाट विल बी S3O प्लस रूट C इंटू के, तो C कितना है 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -6, दिस विल बी रूट 10 टू द पावर -8 दैट इज 10 टू द पावर -4, तो pH कितना आ जाएगा बेटा 4। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन था जिसमें C था 10 टू द पावर -6 और HA था 10 टू द पावर -2, K तो K 10 टू द पावर -2 है, K अब बहुत बड़ा है C से, K 10 टू द पावर -2 है और C 10 टू द पावर -6 है, तो K अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा pH उसका 6 आ जाएगा। उसके बाद मैंने Na सॉल्यूशन दिए थे, Na में तो Na कचड़ा है, स्ट्रॉन्ग का कंपोनेंट कचड़ा होता है, उसका कुछ नहीं होता है। A- बेस का काम करेगा, उसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा Kw डिवाइडेड बाई HA ऑफ K, और HA मैंने दिया था यहाँ पे 10 टू दी पावर -6, तो A माइनस का Kb कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -8 बिकॉज -6 है 10 टू दी पावर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा कुछ बातें मेरे को बतानी है। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जो NF3 होता है वो आपका स्टेबल होता है, ठीक है। NF3 कैसा होता है, स्टेबल। और NCl3, NBr3 और Ni3 ये तीनों आपके अनस्टेबल होते हैं। लेकिन देखो बेटा, अनस्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि ये पाए नहीं जाते, ये अनस्टेबल होते हैं और एक्सप्लोजिव होते हैं तीनों, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, अगर आप अमोनिया की रिएक्शन हेलोजन से कराओ, ठीक है, और हेलोजन यहाँ पे है Cl2 Br2 और I2, और ये एक्सेस में है अगर हेलोजन, तो हमेशा याद रखना, ये जेई में कम से कम 5 to 6 टाइम्स आ चुका है, NX3 प्लस HX, NX3 प्लस HX याद रखना। मतलब अगर आपसे किसी ने बोला NCl3, NBr3 और Ni3 अगर आपको बनाना है, तो आप क्या करो, अमोनिया ले लो, अमोनिया, और अमोनिया वो भी बेटा यहाँ लिक्विड लेना पड़ता है, और हेलोजन्स भी लिक्विड लेने पड़ेंगे। एक बात समझो ध्यान से, अगर आपने ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करा दी ना, तो बनेगा ही नहीं और आग लग जाएगा। तो इसको लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -33 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, ये लिक्विड हो जाता है। तो -33 के आसपास ये भी लिक्विड हो जाते हैं। तो -33 लिया, फिर रिएक्शन अगर कराया तब जाके ये बनेंगे। और अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर कराया, ये गैस हुआ, ठीक है, और ये एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये चीज आप एक याद रखना। एक इसमें रिएक्शन ये भी आता है कि अमोनिया लिक्विड प्लस हेलोजन, हेलोजन वही है Cl2 Br2 I2, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तब क्या होगा। अगर बेटा अमोनिया एक्सेस में है तो बनता है N2, तब ये ऑक्सीडाइज होता है N2 में, और HCl निकलेगा, और वो अमोनिया के साथ NH4Cl बना लेगा। तो ये याद रखना, वेन एवर अमोनिया इज इन एक्सेस, जब अमोनिया एक्सेस में है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है N2 प्लस HCl, एंड HCl इन अमोनिएटेड सॉल्यूशन NH4Cl बन जाएगा। तो N2 कब बनेगा, जब अमोनिया एक्सेस में होगा। NCl3 NBr3 Ni3 कब बनेगा, जब क्लोरीन एक्सेस में होगा या ब्रोमीन एक्सेस में होगा, ठीक है। और सुनो, ये दोनों तो इतने खतरनाक होते हैं NBr3 और Ni3, इनको तो आइसोलेटेड फॉर्म में भी नहीं बनते हैं। यहाँ पे ऐसे बनता है डॉट NH3,
dot NH3, something like that. But yes, we can isolate these three with the special conditions. ठंडा कर देंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई NH3 बनाओ, तो आप बोलोगे ठीक है, अमोनिया लिक्विड को फ्लोरीन में डालो, ठीक है, और फ्लोरीन एक्सेस में ले लो, तो क्या बन जाएगा, NH3 प्लस HF, ये बन जाएगा। और ये स्टेबल है, ये सुंदर है, ये आराम से बनेगा, रिएक्शन काफी फास्ट होगा। बट अगर ये बनाने हैं तो अमोनिया लिक्विड को हेलोजन एक्सेस में लो और NCl3NH3 बन जाएगा प्लस HX, ठीक है। बट ये अनस्टेबल है, एक्सप्लोजिव है, ये बात आप याद रखें। और ये जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है दोनों, अमोनिया की क्लोरीन के साथ, ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन वाटर गिवन KSP ऑफ AgCN इज 10 to the power minus 16 and Kb of Cn minus is 10 to the power minus 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो जरा इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले तो जो AgCN है सॉलिड होगा, उसको आपने पानी में डाला होगा, फिर वो कुछ डिजोल्व होगा, और जितना डिजोल्व होगा वो Ag प्लस एक्वस प्लस Cn माइनस एक्वस ही बनाएगा। क्लियर है। अब देखो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये भी S आएगा, लेकिन इसका K भी दिया हुआ है और इसका K नहीं दिया। जिसका K भी दिया है उनका आप आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, साइनाइड माइनस जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा दैट विल प्रोड्यूस HCl प्लस OH माइनस, और ये S है, ये इनिशियली 0 है, ये एक्सेस में है, तो लेट्स से ये X अमाउंट हाइड्रोलाइज हो गया, सो दिस विल फॉर्म X, दिस विल फॉर्म X एंड बोथ आर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि साइनाइड आयन कॉमन है। तो यहाँ पे भी S साइनाइड आयन जो बचेगा वो कितना होगा, S माइनस एक्स। तो बेसिकली नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। देखो जरा, यहाँ से KSP क्या होता है, Ag प्लस इक्विलिब्रियम पर इंटू साइनाइड आयन इक्विलिब्रियम पर, यस और नो। तो KSP हो जाएगा आपका S इंटू S माइनस एक्स, और यहाँ से Kb क्या होता है, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो दैट विल बी HCN का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस विल बी X into X divided by S minus X. So this is your Kb. अब समझो जरा ध्यान से समझो। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखो KSP गिवन है, Kb गिवन है, ठीक है। KSP और Kb गिवन है, तो बेटा आप बताओ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या क्या गिवन है, KSP एंड Kb, और अननोन क्या है, S एंड X। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, बट यही प्रॉब्लम है यहाँ पे साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक बनेगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, या अगर आप सॉल्व करने जाओगे कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो बात ध्यान से देखो। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, आई विल सजेस्ट यू टू प्रोसीड लाइक दिस। देखो यहाँ पे अभी मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको, बट आप ऐसे प्रोसीड करना। देखो जरा बेटा, ये बताओ Ag प्लस तो अनरिएक्टेड है, Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी और जो साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी, बिकॉज साइनाइड आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोलाइज होके वो बना क्या रहा है, HCl। ये इक्वेशन समझ आई क्या सबको? Ag प्लस इज इक्वल टू साइनाइड आयन प्लस HCl। अरे जितना साइनाइड हाइड्रोलाइज होगा उतना ही तो HCl बनेगा। सो दिस कैन बी वन ऑफ द इक्वेशन। बोलो, ये इक्वेशन समझ आई, इसको बोलते हैं मास बैलेंस इक्वेशन। हाँ सर। बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद चार्ज बैलेंस में Ag प्लस विल बी इक्वल टू, बिकॉज Ag प्लस हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है तो H प्लस नहीं बनेगा, ये अब मानने की जरूरत नहीं है।
Ag प्लस का चार्ज विल बी इक्वल टू साइनाइड माइनस का चार्ज प्लस ये OH माइनस भी बनाएगा। मार्केट में जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होना मांगता है ना। मैंने देखो पानी वाला OH और पानी वाला वो कंसीडर नहीं करा, मैं सिर्फ ये साइनाइड जितना हाइड्रोलाइज होगा उतना ही तो OH माइनस बनेगा। From these two equation, what we can say definitely HCl will be equal to OH minus। और ये तो बेटा अपन यहां से भी कह सकते थे, देखो ये तो हम यहां से भी कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में फाइनली HCl और OH माइनस इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात? बोलो तो बताओ भैया। तो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू साइनाइड आयन, और यहाँ पे Kb इज इक्वल टू HCl इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई Cl माइनस, और यहाँ से मैं OH माइनस और HCl को बराबर लिख सकता हूँ, तो HCl स्क्वायर डिवाइडेड बाई Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ से Cl माइनस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा आगे, अब देखो Kb क्या है, HCl इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई Cl माइनस। क्या लिख सकता हूँ इसको, Kb इज इक्वल टू HCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Cl माइनस। तो यहाँ से HCl आ जाएगा आपका, HCl का कॉन्सेंट्रेशन रूट Kb इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका HCl हो गया। अब देखो जरा, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस HCl था, और HCl की जगह ये पुट कर सकता हूँ Kb इंटू Cl माइनस। यहाँ तक कोई तकलीफ? बोलो। उसके बाद देखो Cl माइनस को क्या लिख सकता हूँ, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Cl माइनस को क्या लिख सकता हूँ बेटा, Cl माइनस को लिख सकता हूँ KSP डिवाइडेड बाई Ag प्लस रूट Kb इंटू KSP बाई Ag प्लस। बेटा ये लिख सकता हूँ ना, बिकॉज वी हैव अनदर इक्वेशन Ag प्लस इंटू Cl माइनस इज इक्वल टू KSP। यहां से देखो अब देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, Ag प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू KSP प्लस रूट Kb इंटू Ag प्लस इंटू KSP, ये लिख सकता हूं। बोलो भाई, ये आपका इक्वेशन आ गया, समझो ध्यान से। ध्यान से समझना भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब समझो, आपको बेटा Kb पता है, KSP पता है, और ये KSP पता है, इसमें क्या अननोन है, Ag प्लस, और Ag प्लस जो आ जाएगा वही तो मोलर सॉल्युबिलिटी होगी। बेटा ये बात समझ आई? बोलो, यहां तक कोई तकलीफ किसी को? नो सर। अब देखो, अब यहाँ पे इफ KSP इज वेरी वेरी लेस देन Kb इंटू KSP इंटू Ag प्लस टू दी पावर हाफ, मतलब ये टर्म बड़ा हो इस टर्म से, तो Ag प्लस स्क्वायर क्या बन जाएगा, Kb अप्रोक्सीमेट होगी Kb इंटू KSP इंटू Ag प्लस टू दी पावर हाफ। बोलो बेटा, तो Ag टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, Ag प्लस टू दी पावर 4,
kV into KSP into Ag plus, so Ag plus to the power 3 will be equal to kV into KSP। पर बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, तो वो अभी वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अब बताओ बेटा केवी कितना था? 10 टू दी पावर -5। केएसपी कितना था? 10 टू दी पावर -16। -5 और -16 कितना हो गया? -25 21। तो बताओ एजी प्लस कितना आ जाएगा? 10 टू दी पावर -7। अब ये लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा क्या? बताओ केवी कितना है? -5। केएसपी कितना है? -16, तो -21। और एजी प्लस कितना आया? -7, तो कितना हो गया? -28 टू दी पावर हाफ। कितना आया? 10 टू दी पावर -14। और ये कितना था? 10 टू दी पावर -16। -14 का 1% है 10 टू दी पावर -16। इट मींस दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड एंड योर आंसर इज करेक्ट। तो ये आपका होल प्रोसेस है। कई बार क्या होता है बेटा, अपन ये तो निकाल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये नेग्लेक्ट नहीं होता है। अगर ये नेग्लेक्ट नहीं होगा तो हमें यहीं से प्रोसीड करना पड़ेगा। और देखो आयनिक में एक बात और याद रखना, पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लॉगरिथम के अंदर की वैल्यूज देखते हैं, तो क्या होता है कि जब पीएच वगैरह निकालते हैं ना, तो गलत मेथड से मान लो आपका 6.8 आया और करेक्ट मेथड से 6.6, तो अपन सोचते हैं आ गया आंसर। तो द प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो कुछ भी नहीं करना था, एक इक्वेशन कभी भी यार स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट के क्वेश्चन आए, ठीक है, और एनाइन हाइड्रोलाइज हो जाए, कैटाइन हाइड्रोलाइज हो जाए, या दोनों हाइड्रोलाइज हो जाए, या दोनों बाइवेलेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ये इक्वेशन बनाओ दोनों, और इसके बाद देखो कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन आप मूव करते रहो। बेटा आप ऐसे सोचा करो, एजीसीएन का अगर मान लो एस मोलर था, ठीक है, तो ये तो एस ही रहेगा बिकॉज ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ये अगर हाइड्रोलाइज होता तो वो मेंशन करता, इसका के देता वो। अगर कुछ नहीं बोला इट मींस ये नहीं हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो ये इसका तो एस है, ये एस माइनस एक्स था, तो ये एक्स बन गया था ना। तो व्हाट वी कैन राइट कि साइनाइड आयन जितना बचेगा प्लस हाइड्रोजन साइनाइड जितना बनेगा, that will be automatically will be equal to Ag plus। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन Ag प्लस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, Ag प्लस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, और साइनाइड और हाइड्रोक्साइड में जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो काउंटर बैलेंस होगा। मैं पानी को यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पानी के द्वारा जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस होगा। अगर मैं दोनों साइड H प्लस फ्रॉम वाटर ऐड कर दूं तो यहाँ OH माइनस फ्रॉम वाटर, वी कैन इजिली नेग्लेक्ट बोथ। तो Ag प्लस विल बी इक्वल टू साइनाइड आयन प्लस OH माइनस। इन दोनों इक्वेशन से मेरे को ये चमक गया कि यहाँ पे HCN इज इक्वल टू OH माइनस, और Kv तो ये होता ही है, जो प्रोडक्ट बने हैं डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, ये दोनों इक्वल हो गए। तो HCN का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइनाइड। यहाँ से HCN की वैल्यू निकाली। HCN क्यों निकाली? ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूं पहली इक्वेशन में। HCN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। HCN की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया। उसके बाद साइनाइड की वैल्यू मैंने दोनों जगह पुट कर दी। साइनाइड की वैल्यू पुट करने के बाद काम हो गया। साइनाइड की वैल्यू पुट करी KSP/Ag प्लस, क्योंकि इक्वेशन तो वैलिड ही है, वहां से Ag प्लस का इक्वेशन आ गया। उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे ये नंबर ही बचेगा। बेटा मैं तो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, सुनो ध्यान से, कि ये दोनों कंपेरेबल हो। यार दिस इज द गेम ऑफ नंबर्स, ये दोनों कंपेरेबल हो, देन वी विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन ओनली। मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया आपको उसमें ये बहुत बड़ा है, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें ये बहुत बड़ा हो। तो बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको जो प्रोसीड करना है, जो सही तरीका है, जो जेई मेन में आप कैसे भी प्रोसीड कर देना, बट जेई मेन एडवांस वालों को पता है बच्चा क्या सॉल्व करके क्या ऑप्शन लाता है, ठीक है, और वो उसी में प्ले करते हैं। तो इसमें केयरफुल रहना, ठीक है। क्वेश्चंस हो जाना इज अ सेकेंडरी थिंग, बट जेई उसमें फंसा लेगा आपको, किसी एक ऑप्शन में ऐसे फंसा देगा कि आपका मेथड से आपके 3-4 ऑप्शन मैच कर जाएंगे और एक उसी में गलत होगा। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ये हाँ, इस केस में हम वाटर का डिसोसिएशन निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना।
क्योंकि इसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन अराउंड 10⁻⁻7 आ रहा है, तो वाटर का भी डिसोसिएशन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, वाटर में मना नहीं कर रहा हूँ लेने को, समझो। इसमें वाटर इसमें क्या करेगा, OH माइनस और H प्लस दोनों इक्वल देगा ना। हाँ, फिर वो Kb के जो इक्वेशन है HCN इंटू OH माइनस, हाँ उसमें जो टोटल OH माइनस लेना होगा, तो सर OH माइनस और HCN सेम नहीं होंगे। नहीं, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितना आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? सर हमने जो फाइनल आंसर लाया तो उससे OH माइनस अराउंड 10⁻⁻7 आ रहा है, इसमें से जो X है वहां पे। अच्छा, 10⁻⁻7 आ रहा है। हाँ, तो वाटर से भी 10⁻⁻7 ही आएगा, तो वो कंपेरेबल हो जाएगा, फिर वो सर लेना हाँ होगा हाँ कंसिडर। Shantanu, actually it comes lesser than 10⁻⁷, so only water dissociation is considered. हाँ, एक्चुअली 10⁻⁻7। सर वैसे ही सर, आई वाज जस्ट आस्किंग सर, इफ KSP इतना कम है और सर वो KB भी कम है सर, वो OH माइनस का कॉन्सेप्ट, वो डिसोसिएशन ड्यू टू साइनाइड, सर कंट्रीब्यूशन ड्यू टू साइनाइड बहुत कम है, सो हम pH 7 ही ले सकते हैं। हाँ, करेक्ट। मतलब मेन फैक्टर OH माइनस का मेनली वाटर डिसोसिएशन से ही आता है, क्योंकि साइनाइड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उसके हाइड्रोलिसिस से जो OH माइनस बनता है वो बहुत कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो तुम यहाँ क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे ये चार्ज बैलेंस इक्वेशन चेंज करें? आंसर मतलब एक्यूरेट करना होगा तो वो 3 इक्वेशन लेने होंगे। चार्ज बैलेंस इक्वेशन में लेफ्ट साइड को H प्लस भी ऐड करना होगा, जो वाटर के डिसोसिएशन से आएगा। हाँ, यहाँ पे H प्लस और यहाँ OH माइनस टोटल। हाँ, और एक इक्वेशन और यूज कर लेंगे, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW। हाँ, वो भी और एक इक्वेशन। ठीक है, बट अगर आपको मोलर सॉल्युबिलिटी निकालना है तो मोलर सॉल्युबिलिटी तो इतना ही आएगा ना, या चेंज होगा? नहीं सर, सेम आएगा। चेंज आधा मतलब कम हो जाता है, 10⁻8 के अराउंड आता है, नहीं क्योंकि बेटा, मेन OH माइनस का कंसंट्रेशन। बेटा अगर 10⁻⁻8 आ रहा है, इट मींस फिर तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा ना। तो वही हाइड्रोलिसिस ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि CN का बहुत कम है, तो मेनली OH माइनस का कंसंट्रेशन वाटर के डिसोसिएशन से ही आ रहा है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज नहीं नॉट नहीं नहीं नेग्लिजिबल। नहीं बेटा, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ प्रणव, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? सर अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस फुल्ली भी निग्लेक्ट कर दें, फिर हाँ। भी मोलर सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻7 आ रहा है। नहीं, -8 आएगा बेटा, अगर हाइड्रोलिसिस ही निगलेक्ट कर दिया है, इसका मतलब KSP क्या हो जाएगा, S²। हाँ सर सॉरी। तो 10⁻⁻8 आएगा। अब देखो, सुनो बेटा ध्यान से, शांतनु समझना जरा, ठीक है? तो सुनो, एक्चुअली में क्या है कि अगर Ag प्लस और साइनाइड आयन दोनों अगर अनरिएक्टेड हैं, ठीक है, तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तब तो डेफिनेटली 10⁻⁻8 आ जाएगा, बिकॉज 10⁻⁻16 दिया हुआ है। अब देखो, आप ये बोल रहे हो कि जो साइनाइड आयन है उसका जो हाइड्रोलिसिस है वो निगलेक्ट होगा। मैं ये बोल रहा हूँ निगलेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो मुझे या आप लोग को। तो शांतनु, तुम बोल रहे थे ना, एक बार मेरे को ये बताओ, तुम क्या लॉजिक दे रहे हो कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा? तुम क्या लॉजिक दे रहे हो, बताओ। नहीं, हाँ, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें हम OH माइनस का जो इक्वेशन लिख रहे हैं, हाँ, उसमें अगर हमने वाटर का डिसोसिएशन नहीं कंसिडर किया, लाइक इन दिस केस अभी जो किया, हाँ, तो OH माइनस 10⁻⁻7 से कम आता है। OH माइनस 10⁻⁻7 से कम। यहाँ पे मतलब बेसिकली जो अपन ने माना है, वहां से OH माइनस आयन कितना आया, X।
10 रेस टू -7 माइनस 10 रेस टू -9, तो Nine. 10 रेस टू -7 से कम। तो परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हाँ, तो मतलब नहीं अगर सुनो हमने वो सुनो बेटा, सुनो 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 ध्यान से। 10 to the power -7 माइनस 10 to the power 9 ना, 10 to the power माइनस, हाँ so this is 10 to the power -7 only। हाँ, तो वो वाटर के हाइड्रो डिसोसिएशन से जो OH मिलेगा उससे कंपेरेबल है। करेक्ट, ठीक है। तो हम वाटर के डिसोसिएशन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते इस केस में। अच्छा ओके, तुम ये बोल रहे हो, ठीक है हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद तो फिर अगर हमने वाटर का डिसोसिएशन भी लिया तो 3 इक्वेशंस मिलेंगे, और मतलब अगर हमने वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया तो 10 रेस टू -8 के अराउंड आ रहा है, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन डोमिनेट कर रहा है हाइड्रोलिसिस के ऊपर। नहीं, ये बात यहाँ गड़बड़ है। देखो आप ये बोल रहे हो ना कि इट इज ऑलरेडी 10 to the power -7। अगर अगर वाटर होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली पहले से 10 to the power -7 पड़ा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ ये तब भी हाइड्रोलाइज होगा। सुनो क्यों, इसका इसका बताओ कि इक्विलिब्रियम कितना है? 10 to the power -5 केवी है ना इसका, बोलो। अच्छा हाँ ठीक है सर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। हाँ वो 10 रेस टू -7 ही आएगा। हाँ हाँ, अभी दूसरा देखो, जो जो एस है बेटा, एस किसको टेंड करेगा बोलो? एस है 10 to the power -8, अगर हम हाइड्रोलिसिस बिल्कुल ना माने तो। हाँ, सो दिस इज योर सी फॉर दिस इक्वेशन ओनली, बोलो। हाँ सर। नाउ सी इज वेरी लेस देन केबी। हाँ सर, मैं आपको ये बोल रहा हूं ये पूरा हाइड्रोलाइज होगा। आप बोल रहे थे बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ पूरा हाइड्रोलाइज होगा। देखो यही तो गेम है आईनेक का। आप ये बोल रहे हो कि के भी बहुत छोटा है इसका हाइड्रोलिसिस, लेकिन भाई उसका सी तो और भी बहुत कम है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इसका कॉन्सेंट्रेशन, बोलो। हाँ सर। तो ये जो इक्वेशन होगा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। और अगर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, सुनो, अगर ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन वहां वाटर से भी गवर्न होगा, प्लस ये 10 to the power -8 अगर पूरा भी आ गया तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -7। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। हाँ वो सॉरी सर, वो जरा मतलब मैंने गलती से Ka 10 रेस टू -5 ले लिया, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ फिर तुम सही बोल रहे थे, पर Ka 10 to the power -5 होता ना, फिर क्या हो जाता, ये नंबर हो जाता 10 to the power -9, फिर तुम बोल सकते थे। देखो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको कि जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे आप वैसे भी प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे H+ फ्रॉम H2O + OH- फ्रॉम या टोटल लेके आप वैसे प्रोसीड कर सकते हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्वेश्चन आए, ठीक है, और जेई में जो आएगा उसमें डेफिनेटली यार 2 इक्वेशन से ज्यादा नहीं होंगी, और ये इक्वेशन तो काफी आसान है। तो इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन आए आप इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हो। हाँ ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की अगर बात है तो आप चेक कर लेना यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन कितना आएगा। एंड व्हेनेवर, सुनो ध्यान से, व्हेनेवर आपका H+ 10 to the power -6.5 से 10 to the power -7.5 के बीच में H+ OH- कभी भी आएगा, in every problem you will have to take care of H+ and OH- coming from the water। मैं बता रहा हूँ अगर आपका pH 6.5 से 7.5 के बीच में आया तो हमेशा वाटर का हाइड्रोलिसिस आपको कंसीडर करना है, और आपकी कैलकुलेशन से अगर ये इसके बाहर आया तो आप कभी भी करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा मैंने नंबर्स ऐसे लिए थे कि वो गेम थोड़ा सा वैसा आ गया कि H+ इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -7, बट जेई में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये बात? Yes.
ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है। ये इक्वेशन बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल प्योर है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है इसमें। हाँ, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है कि मैंने वाटर को कंसीडर नहीं करा। हाँ सर। ये लगभग ऑलमोस्ट सारे लोगों ने मेरे को आंसर भेजा था, बट शायद किसी एक का सही था। देखो अभी पता चल जाएगा किसका सही था। देखो जरा, देखो अब थोड़ी सी ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर मान लो ये है क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल का CO है, कार्बोनिल का जो CO है वो CH2 में चला जाता है, बट एसिड सेंसिटिव ग्रुप मस्ट बी एब्सेंट। मतलब ऐसे ग्रुप बेटा उसमें नहीं होने चाहिए जो एसिड से रिएक्शन कर जाए, जैसे अल्कोहल वगैरह ना। जैसे अल्कोहल हो गया, एस्टर हो गया, एस्टर में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाता है ना, तो अल्कोहल, एस्टर, ऐसे ग्रुप आपको अवॉइड करने हैं। क्लियर है? तो अब अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके का आता है, CH3COH CH3CO CH3, अब तो डेफिनेटली क्लीमेंशन रिडक्शन से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH3, ये बन जाएगा CH3CH2 CH3। ये क्लियर है बेटा सभी को? एल्डिहाइड कीटोन का जो CO होता है उसको CH2 में बदल देते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो देखो पहले तो। इसका मैकेनिज्म सुनो, इसका मैकेनिज्म अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे, ठीक है, तो उसमें ये लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है ध्यान से सुनो, कि इसका जो मैकेनिज्म है वो लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। बट स्टिल जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, जो मोस्ट एक्यूरेट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो RCOR H+ लेता है, ये जाता है RCOH+ और R, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो RC+R, और यहाँ क्या आता है OH। फिर ये जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद RC-R, और यहाँ क्या हो जाएगा OH। उसके बाद ये 2H+ लेता है, और 2H+ लेगा तो RCH2, ये बन जाएगा CH, और R और OH क्या बन जाएगा OH2+। देन फिर ये लीव करेगा तो क्या बन जाएगा RCHR+, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो RCH-R, फिर ये H+ लेने के बाद बना लेता है RCH2R। तो इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली में ऐसे होता है, देख लो एक बार। RCOR H+ लिया, ये बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये प्लस बना, ये OH। फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हुआ। फिर H+ लिया तो ये न्यूट्रल हो गया, फिर H+ लेने के बाद OH2+, ये निकल गया, फिर पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस, फिर H+। तो ये एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म, प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। बिल्कुल 100% सही तो कोई नहीं है, ये स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है। अब समझो जरा ध्यान से बेटा, यहां तक तो यही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 कीटोन दिए हो, वो भी 1,3 पोजीशन पर, तो होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए। अगर 1,3 डाई कीटोन है, 1,3 डाई कीटोन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक पे ना जाके दोनों OH पे जाएंगे एक। तो यहां से ये मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। तो देखो जरा, इस केस में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, यहां देखो, HC, और यहाँ क्या आ जाएगा OH+, CH2 स्टार, COH+, ऐसा हो जाएगा।
अब क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं यही कर रहा हूं सब, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा प्लस। अब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो एक इसको देगा, एक इसको देगा, तो यहाँ क्या आ जाता है रेडिकल। इसकी संभावना हो जाएगी, और इसकी संभावना अगर हो जाएगी तो ये रेडिकल मर्ज हो जाएंगे दोनों, और ये रेडिकल अगर मर्ज हो जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, CHOH CH2 रेडिकल, CH2 CHOH, और ये रेडिकल मर्ज होके ऐसे हो जाएंगे। क्लियर है? और ये मर्ज होने के बाद अब H प्लस है तो ये OH2 प्लस, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। क्लियर है? उसके बाद ये बॉन्ड टूटता है और इस OH2 को निकालता है, तो क्या आ जाएगा CHOH प्लस, और ये बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे CH है और यहाँ क्या आ गया CH2 रेडिकल। क्लियर है? और उसके बाद ये H प्लस लूज कर देगा, तो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये जो नीसेंट हाइड्रोजन होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, CHO CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। उसके बाद यस क्लीमेंसन इसका कर दोगे एक बार और, तो क्या बन जाएगा CH3 CH सॉरी ये तो रिड्यूस हो जाएगा ना, CH2 CH, ये रिडक्शन से रिड्यूस हो गया, आगे ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो क्या है, ध्यान से सुनो कहने का मतलब क्या है। मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं आपको एक सिंगल लाइन में। अगर 1,3 डाई कीटोन है तो बेटा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ CH2 यहाँ CH2, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये तो होगा वन ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये होगा ही होगा। बट वो इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा आपसे कि इस प्रोडक्ट के अलावा एक प्रोडक्ट बनता है, वो बताओ कौन सा। और इस प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका बाई दिस रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ रेडिकल, इसको 3 मेंबर्ड रिंग, और इसके बाद ये आइसोलेट होगा। और फाइनली अगर एक बार और क्लीमेंसन करा दोगे तो आपका क्या बनेगा ये। तो देखो जो बीच वाला स्टार वाला कार्बन था वो किनारे में पहुंच गया। ऐसी खास बात होती है क्लीमेंसन रिडक्शन में। जैसे एक क्वेश्चन देखो और बता देता हूं, इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ये वाला। ठीक है, 1,3 डाई कीटोन है, ZnHgHCl, ये डाला है। तो इसमें ये होता है, ये तो देखो बनता ही है, ये तो बनना ही है, प्लस इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट ये भी बनता है ये। और ऐसा नहीं है ये माइनर होगा, ये ठीक ठाक अमाउंट तो बनता है। इन मैनी केसेस ये मेजर हो जाता है, कई केसेस में ये मेजर होता है। तो ये जेई नहीं पूछेगा, जेई आपसे पूछेगा कि ये तो बनता ही है, इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, वो कौन होगा। या फिर मल्टीपल चॉइस में पूछेगा, वन और मोर देन वन में, कि इसका क्लीमेंसन रिडक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट क्या है। डेफिनेटली अगर आप एक्सेस में डालोगे, इसका क्लीमेंसन करोगे तो आगे ये भी रिड्यूस हो जाएगा। बट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मोनोकार्बोनेट। तो देखो ये कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ क्या है OH प्लस, और यहाँ क्या होगा OH प्लस। क्लियर है ये। सबसे पहले तो H प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है, H प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है, डेफिनेटली यही होना है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कैसा दिखेगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब जिंक जब इलेक्ट्रॉन देगा
दोनों जगह देगा, तो यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद H+ है, तो ये बन गया OH2+, और ये OH है। उसके बाद ये इसको ऐसे, और ये यहाँ, और ये 3 मेंबर रिंग ब्रेक होता है। आप बोल सकते हो सर ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये बीच वाला बॉन्ड टूट के निकलेगा ही नहीं। क्या हुआ यहाँ, ये दोनों, यहाँ क्या आ गया OH+, और ये यहाँ पे क्या आ गया CH2। क्लियर है? उसके बाद ये H+ लूज कर देगा, और ये H+ लूज करेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही, डबल बॉन्ड का रिडक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है CH3, ये CO, और ये फाइनल प्रोडक्ट ऑब्जर्व होता है। हाँ, इसका फिर और कर दोगे तो फिर वो भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो बेटा, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, आराम से देख लो। अच्छा, उसके बाद बेटा एक इम्पोर्टेंट बात सुनो जरा। हाँ, एक नोट लिख लो जरा। रेट ऑफ रिएक्शन of alkali metal and alkaline earth metal, rate of reaction with water of alkali metal and alkaline earth metal increases down the group। बेटा एल्कली मेटल में और एल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे और उन मेटल्स को अगर आप पानी में डालोगे, तो देखो होता क्या है, जब लिथियम को पानी में डालोगे तो ऐसे लगता है कि 1-2 पटाखे फूट रहे हो, मतलब वहां पे चिंगारी उठती है 2-4-5। सोडियम को डालोगे तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, और जब सीजियम को आप पानी में डालोगे तो ऐसे लगता है जैसे समुंदर में आग लग गया हो। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन लिबरेट होता है, एनर्जी है वो जलने लगता है। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन वो वहां पे कम्बसन शो करने लगता है, और सीजियम का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से एट द सेम टाइम एनकाउंटर कोलिजन वहां ज्यादा होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और वहां पे बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये देखो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डाउन द ग्रुप आने पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट, जो रिलीज्ड एनर्जी है पर मोल वो इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट, द विगरस नेचर ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप आने पर रिएक्शन का जो विगरस नेचर है वो, और एक्सप्लोजन का जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होता है। तो ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।